नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले होंगे। आज खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन अभी जो ताज़ा बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, SIR को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से वैध करार दे दिया है। फाइनल फैसला SIR की कार्रवाई पर आ गया है और आज को आप यूं कहिए कि SIR और चुनाव आयोग पर जितने सवाल अभी तक चल रहे थे बंगाल के इलेक्शन से शुरू हुए और अब तक, वो सारे सवालों का एक किस्म से पटाक्षेप आज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी प्रक्रिया जैसे भी जितने बड़े पैमाने पर भी की, जिन दस्तावेजों के साथ भी की, जहां जहां भी की, बिल्कुल उचित की। यह प्रक्रिया वैध है और पूरी तरीके से संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि SIR कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना यह भी चुनाव आयोग का वैधानिक कार्य है और उसे निष्पक्ष और शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कराया गया SIR पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और चुनाव आयोग ने किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले SIR कराया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फिर बंगाल का इलेक्शन आया, उसमें भी SIR हुआ। अब इसके खिलाफ खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसमें बहुत सारे पिटिशनर थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट इस पर सुना दिया है। अब क्या सवाल जो है इस पर खत्म होंगे, ये अभी भी मुद्दा लेकिन है। मैं आपको थोड़ी और जानकारी इसमें दे देता हूं। पहले तो इसमें पिटिशनर कौन कौन थे? मनोज झा RJD वाले, महुआ मोइत्रा TMC से, KC वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से, पप्पू यादव RJD के एक और सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो भी याचिकाकर्ताओं में शामिल थे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं थी जैसा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे ही कहने पर आधार कार्ड को इसमें एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना चुनाव आयोग ने, तो इसको मनमाना जो है वो नहीं कहा जा सकता। एक इंपॉर्टेंट बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो कही है कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ यह देखा है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं है। अदालत ने कहा कि SIR की प्रक्रिया से किसी को नागरिकता न मिलती है न छिनती है। फिर कोर्ट ने निर्देश दिया, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आप देखेंगे कि सारी हमारी राजनीति इस पर होगी, पॉलिटिक्स इस पर होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हम किसी की नागरिकता जांच नहीं रहे, लेकिन वोटर तो वही बनेगा जो नागरिक होगा, तो इस लिहाज से हमें कुछ हद तक तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके भी नाम गैर नागरिक होने के शक में SIR से हटाए गए वोटर लिस्ट से, उनके मामलों को 4 हफ्ते के अंदर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण फॉरेन ट्राइब्यूनल जैसी संबंधित एजेंसियों को भेज दिए जाएं ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। तो अब आप समझिए कि SIR का फेज 2 मतलब SIR के बाद का जो लॉजिकल चरण है, कंक्लूजन तक इस सारी बात को ले जाने का, वो अब शुरू होगा। अब चुनाव आयोग को वो सारा डेटा, जैसे कितने नाम कटे, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले भी शायद 30 लाख नाम कटे हैं, अब वो क्यों कटे हैं, तो अब ये जितने डाउटफुल नाम थे, चुनाव आयोग ने कहा ये सारे नाम आप सेंटर को भेज दीजिए और सेंटर अब इस पर आगे कार्रवाई करेगा और उसमें बाकायदा टाइम लिमिट भी दी गई है। अच्छा, मनोज झा, मैंने आपको बताया एक पिटिशनर थे, प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। मनोज झा जी क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देख लेते हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल। एक बार विपक्ष की सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। तो मनोज जी खैर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो होंगे भी नहीं, वो अपोजिशन की पार्टी हैं, तो उनका तो काम है ये कि इसमें देखें वो क्या कमी है। अब वो कह रहे हैं हम चुनाव आयोग के फैसले की समीक्षा करेंगे। लेकिन जितनी बातें अभी आई हैं इस फैसले में, त्रिपाठी जी, हुआ मामले का समाधान या नहीं हुआ अभी? नहीं, देखिए समाधान तो हो ही चुका है, लेकिन आपने अभी बड़ा अच्छा कहा कि वो नहीं मानेंगे। तो जो जग रहा है, सोने का अभिनय कर रहा है, उसको भला कहाँ से, जो बदमाश बच्चे होते हैं घर में ना, पढ़ाई जब नज़दीक आती है, पढ़ने का समय आता है, तो आप उनको उठाते रहिए, हर घर में ये होता होगा।
तो उठते ही नहीं, 7, 8, 9 कब बज जाता है पता नहीं चलता। और पता चला उनको घूमने टहलने जाना हो, कुछ और करने जाना, देखिए खट्ट से बढ़िया तैयार होकर खड़े हो जाएंगे। तो यही है, अपनी जीत मिले तो लोकतंत्र बड़ा अच्छा, चुनाव आयोग बड़ा अच्छा, ईवीएम बड़ा अच्छा, वोटर बड़ा अच्छा। अपने को वोट न मिले तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब, इलेक्शन कमीशन भी खराब, ईवीएम भी खराब, वोटर लिस्ट खराब और मतदाता राक्षस। कांग्रेस नेता ने यही तो कहा था। तो ये पूरी तरह से वहां जाकर चला गया है जहां एक वर्ग है जो नहीं ही मानेगा। और मेरा ये मानना है अब जाकर इन लोगों को थोड़ा सा खुद भी ठहर कर सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप कोई झूठ बोलते हैं, राजनीति में खूब बोला जाता है कि भाई हमारे पक्ष में हो जाए, हम लोग सामान्य जीवन में भी कुछ थोड़ा बहुत ट्वीक करते हैं, लेकिन जब आपको साफ साफ दिख रहा है तो भी अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र में जनता जो है ना फिर दूसरी तरह से उसका हिसाब किताब बराबर करती है। क्योंकि राज्यसभा वगैरह तो तब होता है जब विधायक बहुत हों। सर सुना नहीं आपने? जी जी सर, मैं कह रहा हूं राज्यसभा तब मिलती है जब विधायक वगैरह बहुत हों। अभी है उनकी कि नहीं है? मैं क्या मतलब अभी हैं, लेकिन हो पाएंगे इसमें संदेह अगले साल जा रही है। नहीं, कहां हो पाएंगे? झा साहब की अगले साल जा रही कांग्रेस है। तो कांग्रेस मदद कर देगी, मतलब यहाँ कहीं और से। मैं कह रहा हूं भाई जनता को पता चलेगा कि ऐसा करने के बाद भी मदद हो रही तो वो फिर सोचेगी। अच्छा चलें ठीक है। एक बात चुनाव आयोग के फैसले में और है, उन्होंने कहा है कि एक तो कि अब सारी संवैधानिक शक्तियां हैं चुनाव आयोग के पास, फिर उन्होंने कहा कि एसआईआर का अभ्यास अनुपातिकता के सिद्धांत पर भी खरा उतरता है, प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि यह भी सवाल हुआ कि भाई इतने बड़े पैमाने पर आप करने की इजाजत किसने दी है कि आप हर राज्य में पूरे देश में आप जो है ऐसे चलाएंगे, ड्राइव चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर भी ये एक्सरसाइज खरी उतरती है। सर कुछ बचता है अभी भी? नहीं, मैं बचता नहीं, अब तो आगे शुरू होगा जो महत्वपूर्ण काम है। जो एसआईआर का जो एक चरण पूरा हो गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कर दी, उसने चुनाव आयोग को भी वैध ठहरा दिया। मेरे ख्याल से इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, एसआईआर होनी चाहिए, देश भर में हो जाए। और उसमें जो चर्चा हो रही थी, एक तो वो जो बात आप भी कर रहे थे कि वो 27 लाख पर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट जज साहब बोल देते कि उनका क्या करना है, तो वो भी अच्छा ऑपोजिशन अब 27 लाख पे अड़ा है। नहीं, अपोजिशन की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर देता, क्योंकि वो तो फाइल उन्हीं के पास है ना, और किसी के पास तो है नहीं, चुनाव आयोग के पास तो थी नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब जो दूसरा चरण है वो कैसे चलेगा और उससे काम होगा। जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि एसआईआर से नागरिकता का, चुनाव आयोग के पास नागरिकता का अधिकार नहीं है, लेकिन नागरिकता का अधिकार इस तरह से भी है क्योंकि चुनाव आयोग को और क्या चेक करना होता है? पढ़ाई लिखाई तो चेक करनी नहीं है जी, जेंडर चेक करना नहीं है, धर्म जाति कुछ चेक करनी नहीं है, उन्हें तो केवल ये चेक करना है कि नागरिक है कि नहीं है। तो सुप्रीम को मतलब जो एसआईआर में दिए गए कायदे से, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने नागरिक नहीं माना, और यही मतलब यही मतलब है। लेकिन उसमें स्पेस इसलिए मिलती है क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कारणों से कोई आदमी अपने आप को नागरिक प्रूव नहीं कर पाया हो, ये एक वजह है, इसलिए इसको नागरिकता के उस मायने से नहीं देखा जाता। तो अब जो सेकंड फेज शुरू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो इलेक्शन कमीशन अपनी लिस्ट भेजेगा, उसके बाद होम मिनिस्ट्री और जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो भी डिपार्टमेंट है वो तय करेगा कि उनकी नागरिकता क्या है। और वो एक असली पॉलिटिकल इशू भी होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो उस पर अपनी बात रखेंगे और वहाँ से एक लॉजिकल कंक्लूजन पर हम पहुँचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब वो अगर अब देखते हैं कितने नाम भेजता है चुनाव आयोग। नहीं, वो तो सभी भेजने होंगे उनको, इसमें कितने का कहाँ प्रश्न आया। जिनको चुनाव आयोग ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे समझ में आया कि जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया, वो सारे नाम उनको भेजने क्योंकि हैं। अभी तो, कोई बहुत सारे मामले अपील में भी है ना, लाखों मामले अपील तो भी में वो अपनी तरफ से भेज देंगे, अपील में भी चलते रहेंगे सब, और होम मिनिस्ट्री तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। इससे चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। सर जुड़ी जुड़ी खबरें बताता रहता हूँ, आपकी टिप्पणी आती है इस पे। लेकिन इसके साथ एक बड़ा काम जो हो गया वो शायद हम बाद में चर्चा करेंगे, मरे हुए लोगों का नाम भी भेजेगा, डेमोग्राफिक मिशन वाला। अभी आता हूँ सर, वो इसी पे आ रहा था सर। मरे हुए लोगों का नाम भी भेजेगा होम अब आप मिनिस्ट्री। देखिए मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह। मैंने तो एक तार्किक प्रश्न खड़ा किया जो नहीं विजय सर, जी ने मुझे कहा। लगता है इस वो पहले 60 लाख वाले नाम नहीं है इसमें, मैं भी इसमें वो आगे के 30 लाख वाले नाम। मैं भी वही कहना चाहता हूं कि देखिए जो 70 लाख नाम काटे गए उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, किसी ने रिप्रेजेंटेशन उस पर नहीं दिया कि हमारे नाम क्यों काटे गए। कायदे से पॉलिटिकल पार्टी को यदि कोई इंडिविजुअल नहीं आता तो इंडिविजुअल पार्टी के पास आता, या टीएमसी का तो बहुत नेटवर्क था, गांव-गांव तक नेटवर्क था, गली मोहल्ले तक नेटवर्क था, वो उनका रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। लेकिन ऐसा उन 70 लाख लोगों में से किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। दूसरी कि ये जो 23 लाख वाला वोटर है या 27 लाख वाला वोटर, मोटा मोटी मान लेते हैं 30, अब उसमें है कि एक के पिताजी जो है वो 57 वर्ष के हैं,
बालक जो है, बेटा जो है वो 52 वर्ष का है, तो हो सकता है अडॉप्ट कर लिया होगा बाप उसी समय अपना 52 वर्ष के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होगा, या अपने के बराबर उम्र के बच्चों का वो अडॉप्ट कर लिया होगा। लॉजिकल जिसको फैलेसी जो है ना, डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर देखा है। एक आदमी है, उसका बाप का नाम कुछ था, दादा का नाम कुछ था, फिर कुछ और नाम आ जा रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित करना भी ये जिम्मेदारी बन जाती है चुनाव आयोग की। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया है तो स्वाभाविक तौर पे ये इसमें अब एक सवाल ये है सर, जो सर अभी बात कह रहे थे कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हैं, इनका मतलब तो यही है कि ये अपने आप को वोटर साबित नहीं कर पाए, इनके डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने जेन्युइन नहीं माने। बिल्कुल, यही बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सारे के सारे अब नागरिक मतलब विदेशी होने की श्रेणी में आ जाते हैं, उस लिहाज से भी डाउटफुल हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए हो सकता है कि इनमें से अधिकांश मैं कह रहा हूं 70-80% इसमें विदेशी नागरिक ही साबित हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग साबित भी कर पाए कि नहीं उनके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। अब क्या होगा कि जो भारत सरकार की नागरिकता है, कोर्ट के हम डायरेक्टिव पर जाते हैं तो एसआईआर का जो प्रोसेस था उसको छोड़ दीजिए। अब एसआईआर की प्रक्रिया में तो वो 10 डॉक्यूमेंट थे प्लस आधार कार्ड जो जुड़ा हुआ था, वो सारे चीजें थे। उन सभी के आधार पर जजों को, जो जुडिशियल जो ऑफिसर्स थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था, उसके बेसिस पर उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का निपटारा करना था। अब जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये सारे जिनको डाउटफुल, जिनको वोट नहीं देना दिया गया, उनके क्या एक ढंग से मान लिया है क्या सुप्रीम कोर्ट कि उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हुआ है, इसलिए मंत्रालय को भेजा जाए, वहां पर इसमें चुनाव आयोग के भी रिस्पांस का जवाब एक चीज वेट करना पड़ेगा। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, वो आपकी टेक्निकल एरर्स को लेकर है। जो सिटीजनशिप वाला मसला था उसमें ये जो 27 लाख लोग तो वो हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो आप भी जानते हैं कि वो वोट दे रहे हैं लेकिन उनका जेंडर फीमेल लिखा हुआ है। अब वो नागरिक हैं कि नहीं है? नहीं, तो नहीं सर, वो 27 लाख लोग हैं। इसके बाद अपील में, इसके बाद एक चरण अपील का हो चुका है ना। हाँ, उसके बाद भी बच गए ना, वो अपील पर फैसला नहीं, लेकिन वो जो बचे हैं उन पर अपील पर फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों को एक बार क्लैरिटी देता हूं, 100 नाम हो सकते हैं, लाखों नाम नहीं होंगे। एक क्लैरिटी देते हैं। जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लाखों नाम आए, 60 लाख नाम कुछ आए थे, जितने आए, जितने भी नहीं 27 लाख नहीं, फाइनल लाख तो पक्के काट दिए गए। 60 आए थे। 60 आए थे। देखिए सर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 60 नहीं आए थे। 27 लाख हैं जो लॉजिकल काटा नहीं है। 27 बचे, पहले 60 थे। 27 लाख तो फाइनली काट दिए गए, जिनको वोट नहीं देने दिया गया। आए थे ज्यादा, काटे नहीं गए। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि काटे नहीं गए, उन पर फैसला नहीं हुआ। कोई हुआ ना अभी, ये है काटा नहीं गया। काटे गए जो तो अलग हो गए ना, वो तो सारी जिनको वोट नहीं दे, फाइनली जो लोग वोट नहीं दे पाए वो 27 लाख है। नहीं, क्यों ये बहस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय ये बहस इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने फैसला ही नहीं किया कि भाई ये वैध है कि अवैध है। जब ये सारे नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के निकाले गए, उनको अपने कागज दोबारा देने का मौका एक बार दिया गया है। उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि ये 27 लाख नाम जो है ये वैलिड नहीं पाए जाते, और फिर इनको ट्राइब्यूनल में जाने को कहा गया। 2 चरण हुए हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये जो नाम थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, ये सारा काम चल रहा था इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के नहीं, इलेक्शन कमीशन चले हम लोग, मुझे लग रहा है ज्यादा इसमें टेक्निकल और ये मसला केवल बात इतनी है कमीशन था सर, कितने नाम और किसके नाम भेजेगा चुनाव आयोग। अब ये पश्चिम बंगाल का नहीं है ना, ये पूरे देश भर का, ये डाउटफुल सिटीजन है, ये हमें भारतीय नहीं लग रहा। इसकी पहचान की जानी चाहिए। ये कितने नाम चुनाव आयोग भेजता है देखना होगा। और वो तो अब जो है अपनी पहचान बताते हुए लोग खुद व्हाट्सएप में आ गए 1 मिनट में, क्योंकि वो थोड़ा जुड़ी हुई बातें ना रह जाएंगी, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। कि लोग तो खुली चले जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर जब शुरू हुआ था तब भी चल दिए थे। अब वो वाली तस्वीरें देख दीजिए जरा, जो घुसपैठिए जो है बॉर्डर के पर खुद अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के चले गए, और वो खुद बता रहे हैं कि हमारे पास तो कागज भी है, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, हमारे पास आधार कार्ड भी है, हम तब भी लेकिन हैं, खुद बता रहे हम हैं बांग्लादेशी। तो कागज तो इनके बन गए थे ना। ये सब राहुल गांधी को भेज देना चाहिए था। ये भी बहुत सारे लोग होंगे जो चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर हुए होंगे, और इन सब के नाम भी जो हैं वो जाते होंगे अब सेंटर के पास।
अब अभी अमित शाह जी की बात कर रहे थे, कल अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से ऐलान किया था कि डेमोग्राफी चेंज खास तौर पर बॉर्डर की स्टेट्स में जो हो रही है, उनको उसको लेकर के एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, वो कमेटी गठित कर दी गई है। कल अमित शाह जी ने उसका ऐलान कर दिया, तो उस पर भी काम शुरू हो गया है। अब वो कमेटी ये भी बताएगी, उसकी सिफारिशों में ये भी होगा कि एक तो ये डेमोग्राफी क्यों बदल रही है, ये अननेचुरल चेंज क्यों हो रहा है डेमोग्राफी के अंदर, अचानक से कहीं पर किसी धर्म की आबादी सीधे सीधे कि भाई मुस्लिम आबादी बॉर्डर स्टेट्स में अचानक कैसे बढ़ गई, कुछ ही वर्षों के अंदर वो 40%, कहीं 70% भी अचानक से उसमें वृद्धि दर जो है वो आ गई है। ये अननेचुरल वृद्धि है, ये कैसे हुआ और ये बाकी और राज्यों में भी कैसे हो रहा है, और इस अनुपात को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी सिफारिशें वो कमेटी देगी। लेकिन मैं आपको इनकी बात सुनवाना चाह रहा था, इनमें से कुछ लोगों के रिएक्शन हमारे पास हैं जो खुद को बांग्लादेशी बताकर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सुनिए। আমি 10-12 বছর আগে 10 বছর আগে কি করতে, এখানে কোথায় থাকতে? সন্দেলিয়ায় হ্যাঁ, সন্দেলিয়া কি কাজ করতে এখানে? মাঠের কাজ, জোগাড়ি কাজ, এইসব করতাম। আচ্ছা, তো এখন ফেরত যাচ্ছ? হ্যাঁ। ডকুমেন্ট আছে কিছু? না, হ্যাঁ, বানানোর চেষ্টা করেছিলে? করেছিলাম, হয়নি। কোথা দিয়ে এসেছিলে? বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম, মানে কোন বর্ডার দিয়ে এসেছিলে? ও গোজাডাঙ্গাতে এসেছিলাম। গোজাডাঙ্গা দিয়ে? দালালকে টাকা দিয়ে এসছে? না না, এমনি চলে এলাম, তখন তো এত করতো না। পুলিশে বাইশি বলে যাচ্ছে যে তাদের কাগজপত্র নেই, তারা চলে যাও না। পরবর্তীতে আমরা ধরলি, মানে ওইসব ভয় দেখাচ্ছে আর কি। কি করতে এখানে, কোথায় থাকতে? আমি এখানে ওই এয়ারপোর্ট বাঁকড়া আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁকড়া চেনেন? হ্যাঁ। ওইখানে থাকতাম, ওই গাছের ডাব, নারকেল এগুলো পারতাম, বেচতাম। এই আচ্ছা, তো এখানে কোনো ডকুমেন্ট বানানোর চেষ্টা করনি? না, আমি ওগুলো করি নাই। ওই টাকা পয়সার ব্যাপার, ওর টাকা পয়সা আমার কাছে নাই। ওই খাইয়ে ছেলে মেয়ে, ওই ছেলে মেয়ে এগুলো নিয়ে খাইয়ে বাঁচতে পারি না, ঘর ভাড়া দিতে পারি না। কি করে কি করবো, ওগুলো করি নাই আমরা। কি নাম তোমার? ফাহিম মালিক। বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাংলাদেশ। কতদিন আগে এখানে এসেছিলে? এই 6-7 মাস। 6-7 মাস। জি। কিভাবে এলে? ওই একজনের মাধ্যমে এসেছিলাম, কোনো দালাল? একজনের সাথে নিয়ে এসেছিল। টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল? মানে তামজিক কিছু লাগছিল টাকা পয়সা, 5-6 হাজার। 5-6 হাজার টাকা দিয়েছে জি। দালালকে? জি। নিয়ে তারপর কোন বর্ডার দিয়ে এলে, কোথা দিয়ে এলে, কিভাবে এলে? আসছিলাম সে রাজশাহী বর্ডার দিয়ে। রাজশাহী? জি। এপাশে কোথায়? এবার তো ওরা খেয়াল নাই আমার। अब ये जब ये बयान सुन रहे तो हमारी भी ये बातें चल रही थी, हैरानी ये हो रही थी कितना मतलब कैजुअल है वो आदमी, कितना कैजुअली बता रहे हैं हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं 10-12 साल पहले आया था, एक कह रहा है मैं 6-7 महीना पहले आया था। इसमें तो नहीं कोई बोला, लेकिन मैंने सुनिए बयान और लोग जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो वोटर कार्ड भी है, आराम से बैठे हैं, खुद ही बॉर्डर के पास चले गए। हम मतलब किसी और देश के अंदर कोई व्यक्ति आके खुद ही बोले कि मैं भाई आपका नागरिक नहीं हूं, मैं तो बॉर्डर के नीचे से, सुरंग के नीचे से या तार काट के आया था, क्या करेगी उसके साथ? आप सोचिए वहां की सरकार। जैसे वो डंपी क्या कहते हैं, लेकिन डंकी हमारा रूट्स की प्रॉब्लम है कि हम वो भी नहीं कर सकते इनके साथ, क्योंकि फिर इन्हीं को रखना पड़ेगा। वो तो वैसे ही आपके यहाँ खाने पीने आया है, खाने कमाने आया है, अब आप उसको क्या करोगे? अब आप अभी कह रहे हैं होल्डिंग सेंटर में डालेंगे, बट कितनी मतलब नॉर्मलाइज कर दिया गया है इतनी बड़ी प्रॉब्लम को। ये सर, ये तो 12 साल पहले आया, उससे 12 साल पहले नहीं न आया, जाने कितने हैं। 12 साल पहले अब शुभेंदु अधिकारी जी, समीर जी क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं इसीलिए मैंने ये नहीं ऑर्डर निकाला कि इनको पकड़ो और जेल में डालो। कह रहे मैं क्यों खिलाऊं पिलाऊं इनको अपने पैसों के ऊपर, सीधा होल्डिंग सेंटर में डालो और होल्डिंग सेंटर में कुछ दिनों के बाद सीधा बीएसएफ को भेजो और बीएसएफ इनका जो करना है करे। देखिए मुझे लगता है ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है, और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा, तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब क्या करेंगे, सवाल ये क्या करेंगे? वो तो बैठा है बॉर्डर पे जाकर के, लेकिन वो बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड ऐसे थोड़ी उसको ले लेगा, हलवा थोड़ी सर। नहीं, मुझे लगता है कि अब तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जिक्र कर रहे हैं
जिस तरीके से लोगों के अंदर बांग्लादेश से जो घुसपैठ कर आए थे, जिन्होंने फर्जी अपना राशन कार्ड बना लिया, फर्जी आधार कार्ड बना लिया, जिन लोगों ने अपना फर्जी पहचान पत्र बना लिया, वो लोग ये समझ गए कि अब ममता बनर्जी सरकार में नहीं, हमें बचाने के लिए अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से कल अमित शाह जी ने घोषणा की कमेटी बनाने की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था, तो केंद्र भी युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई कर रहा है, बंगाल सरकार भी कर रही, तो अब वो खुद समझ रहे हैं और खुद होकर जा रहे हैं कि भाई बाद में हमें पकड़ के धक्का मार के भगाया जाए, इससे बेहतर है हम खुद चले जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो बांग्लादेशी जा रहे हैं वो तो ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ पर घुसाकर लेकर आने वाले, उनका आधार कार्ड बनवाने वाले, उन्हें यहाँ संरक्षण देने वाले, उन्हें यहाँ राजनीतिक संरक्षण देने वाले, उनको यहाँ पर साधन संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराने वाले कौन लोग थे? मुझे लग रहा है उसके लिए भी एक SIT बनाना चाहिए सरकार को और उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। कौन लोग थे जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस देश के अंदर लेकर आए और देश की अपनी जनता का जो साधन संसाधन और सुविधाएं थी वो घुसपैठियों को दिया गया। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा है, स्पष्ट रूप से उसका डर उन लोगों को लगा होगा जिन लोगों को पता है कि हमने भले ही राशन कार्ड बना लिया है, भले ही हमने आधार कार्ड बनवा लिया है, लेकिन हम तो है घुसपैठे ही, आज नहीं तो कल हम पकड़ाई में आने वाले हैं। तो वो खुद समझदार लोग इसमें से जो लोग खुद होकर जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी बचने की कोशिश करेंगे। तो जाएंगे कैसे? जैसे आए थे चोरी से, वैसे ही चोरी से वापस वहां जाएंगे। 1-1.5 करोड़ लोग तो नहीं जाएंगे इस तरीके से, ये बात तो तय है। लेकिन अभी ऐसे लोग हैं जो फिलहाल अभी आए होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने होंगे और जिनको लग रहा होगा कि यहाँ रहना नामुमकिन है, वो लोग जा रहे हैं। ये लोग तो चले जाएंगे BSF के माध्यम से, जानकारी के तो नहीं आए होंगे ना, ये तो पहली बात है। BSF तो बॉर्डर पर है ना, नहीं घुसपैठ जैसे भी है। अब ये भी बताऊं, ये भी बेमानी बहस है। हाँ सर, आ रहे हैं सर, ये मान लिया गया है कि आ रहे होंगे। आप इसको किसी की भी नाकामी मानिए, लेकिन आ रहे हैं तो फैक्ट है ना। लेकिन आप भेजने की जिम्मेदारी तो है, तो जैसे आए या वैसे ही जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब इनकी वापसी तय है, सुनिश्चित है। विजय जी कह रहे हैं जरा उस पर बात हो जानी चाहिए। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है विजय जी, और 2014 से पहले यूपीए की जो सरकार थी उसमें श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद पे आकर के बोला कि हमारे इतने करोड़ 1.5 करोड़ 2003 उसको छोड़ दीजिए, जरा 2 मिनट के लिए उनको इग्नोर कर देते हैं कि वो तो कांग्रेसी थे, उन्होंने गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। इंद्रजीत गुप्त जो है वो संसद के पटल पर 1 करोड़ बांग्लादेशियों के घुसपैठ की बात करते हैं, और ये तब वो यूपीए सरकार में वो इंद्रजीत गुप्त थे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी उस समय, वो इंद्रजीत गुप्त CPI के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। मेरे कहने का सीधा मतलब है, अब जब BSF पर बात करते हैं तो आप एक ढंग से तंज करते हैं कि अभी तो वर्तमान की सरकार जो है वो तो उसके भी तो BSF पे है वहां पर बॉर्डर। उस समय से जो, चूंकि बांग्लादेश का बॉर्डर हमारा बहुत पोरस बॉर्डर है, हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो ये सारे कुकर्म और दुष्कर्म किए हुए हैं ये पहले का पाला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ छोड़े ना। मैं तो कह रहा हूं कि अब आगे की बात कीजिए ना, अब आगे क्या, अब आगे कैसे लौटेंगे सब ये सब के सब? नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो ये बड़ा अच्छा है, ये सब चर्चा खूब जमकर हो और ये सवाल बार बार पूछा जाता रहे कि 12 साल में कितने लोग गए। कोई नहीं पूछता है कि लगभग 80 साल में क्यों ये हुआ, और 80 साल में भी क्या। ये समस्या तो हमारे देश की सबसे ताकतवर कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आई थी। सोचिए कैसा बढ़िया पत्रकारों का समूह, नैरेटिव, विमर्श, बौद्धिक कैसा रहा होगा कि आज तक इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि ये समस्या शुरू किसकी वजह से हुई। ये समस्या शुरू हुई जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। ये घुसपैठी उसी समय तो थोक के भाव में ना आए, तो उस वक्त इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर थी, उन्होंने एक काम करना था सिर्फ कि भाई ना आने देती, आने दिया। उसके बाद वो क्या, उनका आकाशवाणी पे बाकायदा एक प्रसारण है जिसमें वो कह रही हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, कैसे निपटेंगे। उसके बाद जरा सोच लीजिए, क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी है जो घुसपैठियों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, चलो चुनाव के समय ही सही मुद्दा कभी बनाती है क्या? ये बिल्कुल सही बात है, नहीं बनाती, ये बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के दूसरे राजनीतिक दलों ने उनको इलीगल इमिग्रेंट से परमानेंट वोट बैंक में बदल दिया है। पहला व्यक्ति है देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जिसने इस चुनौती को हेड ऑन लिया है। जैसे 370 को इस देश में किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे नक्सल, माओवादी, आतंकवाद को किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे किसानों की आमदनी दोगुना करने को किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे महिलाओं की स्थिति बेहतर करने को किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे इस देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए किसी हेड ऑन नहीं लिया, जैसे हर गांव में बिजली पहुंच जाए उसके लिए हेड ऑन नहीं लिया, जैसे नल से पानी पहुंचे उसके लिए किसी ने हेड ऑन नहीं लिया। पहली बार एक सरकार जो कह रही कि हम ले रहे हैं। समीक्षा कीजिएगा, रोज आप गाली दीजिएगा, रोज आप कहिएगा कि ये इतना रह गया, ये काम नहीं हुआ। सुन तो लीजिए। और ये सब काम हो गया ना। अभी तो आपने
हैंडल पे, अपने हैंडल पे लिखा कि आपके इलाके में लाइट नहीं आ उसी रही। पे कह रहा हूं कि तो तब इसको उसके छोड़िए, बाद रोज मसला आप क्या है? पूछिएगा, सर, रोज आप फैक्ट्स पूछिएगा। पर बात नहीं करते हम लोग, भाषण बहुत नहीं, देते हैं। फैक्ट्स पे ही कर रहा हूं, फैक्ट्स पर सर। मैं बात बताता हूं, आप सुनिए आप। 23 के आप भी बाद फैक्ट्स इस पर देश बात में करते हैं। पावर सरप्लस है। मेरे उस पोस्ट का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं बता दूं, और फिर कह रहा हूं कि पावर सरप्लस होने के बाद ये केंद्र सरकार ने कमाल का काम किया है कि 2023 के बाद अच्छा। आपके देश में एक बिजली मिनट, क्या की कह रहे हैं कमी आप? क्या कह रहे हैं? एक बार सर ब्रेक का समय, सर, हम क्या क्या मुद्दों- कह रहे हैं? का मुद्दों मतलब से नहीं है। भटक रहे हैं हम, हाँ, फैक्ट मैं पर कह ही रहा नहीं, हूं, अब बात आ गई है तो फिर जवाब भी जाएगा ही ना। फैक्ट ही है सभी। हाँ, हाँ, बोलिए फैक्ट ही बात बोलिए कर बोलिए रहे हैं। बोलिए बोलिए, क्या फैक्ट नहीं बोला इन्होंने? नहीं, फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स में ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि इस सरकार ने हेड ऑन लिया, ये तो फैक्ट बात है, लेकिन ये फैक्ट की और ने नहीं लिया। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में, मैं मनमोहन सिंह सरकार का पक्ष नहीं रख रहा, ये फैक्ट है, सरकार ने संसद में रखा है कि 15,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, विदेशियों को भेजा गया, और इस सरकार ने 1400 लोगों को भेजा। ये भी इस सरकार के संसद में रखे। मैं संसद को हमेशा, जिस पर बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, संसद में जो कहा जाता है वो मैं सरकार के ईमानदार पक्ष के तौर पर देखता हूं, फैक्ट्स के तौर सर, पे, उसमें ये फर्क है। लेकिन ये कहना कि इस सरकार ने हेड ऑन लिया, नहीं, ये तो सर। यही है। और मैं अरे कह रहा हूं बोलिए, कि अब आप बोलिए सर, बहुत शॉर्ट में एक सर। लॉजिकल कंक्लूजन पर देखिए, पहुंच ये रहे बहुत हैं। बड़ी बौद्धिक बेईमानी होगी ये कहना कि इस सरकार ने 1500 और पहले 15। अरे तुम करोड़ों को घुसवाए और घुसवाने के बाद अभी कह रहे हो कि हमने 15,000। यहां पर यह सरकार एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल, कि हम ये मूल इस बात चीज यही को हम समझ हम ये कर रहे हैं। ये सरकार एक पुख्ता इंतजाम कर रही है, एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की जा रही है, और इसका चलो। आपको नतीजा पूरे देश ठीक है में सर, दिखेगा। ये कहीं उम्मीद ना करते कहीं हैं सारे देश में बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे। सरकार आई है। उम्मीद कर, मैं तो कह रहा हूं बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहलू अपने आदेश में रखा सर, है कि सारे नाम बताओ सेंटर एक को लाइन कौन में कौन है। ब्रेक पे जाने से पहले प्रशंसा कीजिए जी। कि किसी और गृह मंत्री ने नहीं किया ये काम, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री बिल्कुल नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल बनती है।